हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे ग्लेशियर है, ग्लेशियर के द्वारा कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमारे बनते हैं, उसको यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए थे कि ग्लेशियर के द्वारा जो हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम लोग देखे हुए थे कि स्कर बनाता है, ड्रमलिन बनाता है, इसके अलावा बास्केट ऑफ टोपोग्राफी हमारी होती है और मोरेन्स होते हैं, आउटवाश प्लेन्स होते हैं। ठीक है, ये सब हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो इस वीडियो में हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म देखेंगे। इस पे हमारा एक क्वेश्चन है, उसको पहले रीड करते हैं। डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। ये हमारा यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। हिंदी में इसमें हिमनद के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप बताओ कि ग्लेशियर, इसको कैसे आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या लिखोगे, ग्लेशियर को आप लिखोगे तो ग्लेशियर को आप कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, कैसे इसको इंट्रोड्यूस करोगे। तो हम ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ग्लेशियर्स क्या है। ग्लेशियर को हम लोग रिवर ऑफ स्नो भी बोलते हैं या रिवर ऑफ आइस भी बोलते हैं ग्लेशियर को। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स में हमारी जो मूवमेंट होती है वो हमारी आइस की मूवमेंट होती है। और जो हमारे ग्लेशियर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे रेन नहीं, प्रेसिपिटेशन स्नो की फॉर्म में होती है, उसको बोलते हैं हम वहाँ पे हमारी ग्लेशियर्स पाई जाती है। और ये जनरली आपको हाई लैटिट्यूड्स वाले जो हमारे रीजन हैं, जैसे अंटार्कटिका, अलास्का, नदर्न कनाडा और स्कैंडिनेवियन जो हमारी कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड वाले जो रीजन हैं, जैसे कि हमारी अल्प माउंटेन भी हो गए या हिमालय जो रीजन है, वहाँ पे भी आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। और ग्लेशियर की जो मूवमेंट होती है वो हमारी ग्रेविटी के कारण होती है। ठीक है, एक हमारा हाईलैंड्स होता है, हाईलैंड से धीमे धीमे आइस मूव करती रहती है और टोटली ये ग्रेविटी के कारण होती है, ये नीचे आती है। अब जब ग्रेविटी के कारण जब नीचे आती है तो आइस में कुछ हमारी वेट होंगे। ठीक है, तो अपने वेट के कारण ये जब मूव करती है तो हमारी फ्रिक्शन जो हमारी फोर्स होता है वो अप्लाइड होता है। क्योंकि लॉ ऑफ फिजिक्स हमारे क्या बोलते हैं, किसी भी पदार्थ या किसी भी बॉडी की मूवमेंट होती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमारा अप्लाइड होता है। तो ये हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारी बेस पे अप्लाई होगी नीचे, और जैसे ही आइस मूव करेगा तो बेस पे जो मटेरियल्स होती हैं वो उसको इरोड करती है, क्योंकि इसमें कुछ वेट भी है और फ्रिक्शन फोर्स भी है। उसके चलते बेस की जो एलिमेंट है उसको बहुत ही आप इनॉर्मस, आप बोल सकते हो इनॉर्मस, यहाँ पे इरोड करती है। और इरोड करके बहुत सारे डिफरेंट शेप बनाती है, बहुत सारे डिफरेंट शेप बनाती है। उसकी वजह से हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म हमारे क्रिएट होते हैं। और यही इरोडेड मटेरियल जब वैली में जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग भू आकृति बना के उसको डिपॉजिट करती है, उसको हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। और ये ग्लेशियर द्वारा होता है, इसलिए इसको ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म या ग्लेशियर हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इरोजनल जो हमारी वर्क हैं ग्लेशियर का, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इरोजनल जो हमारी लैंडफॉर्म है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी लैंडफॉर्म है वो हमारी सर्क है। तो हमारी सर्क हो गए, टार्न लेक हो गए, हॉर्न हो गए, अरित हो गया, हैंगिंग वैली हो गया और वैली हो गया सिंपल। तो ये हमारी मेजर हमारी इरोजनल हमारी लैंडफॉर्म है। अब एक एक करके देखते हैं। सर्क, सर्क देखोगे तो सबसे मोस्ट कॉमन हमारी जो इम्पोर्टेंट हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म है वो हमारी सर्क है। सर्क क्या होती है, मान लो ये हाईलैंड पे एक बर्फ है, वो हमें ये स्थिर है। ठीक है, ये स्थिर है, ये बेस मान लो। ठीक है, जब हमारी ग्रेविटी ये काम करती है या धीमे धीमे सरकती है तो अचानक यहाँ से एक मूवमेंट होता है और ये मान लो यहाँ पे किनारे में ही है और इसको नीचे जाना है, तो अचानक यहाँ से ऐसे मूव करेगा और ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो नीचे जैसे गिरेगा तो यहाँ पे
जैसा कि हम लोग देखे थे फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ पे कुछ वेट भी है आइस की, उसके वजह से यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक बेसिन जैसा डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, ऐसे ऐसे डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। और डिप्रेशन क्रिएट होगा तो इसके जो माउथ होंगे यानी हेडवर्ड होंगे, माउथ नहीं हेडवर्ड, हेडवर्ड में भी हमारी वर्टिकल यहाँ पे रिलीफ होंगे और साइड में भी वर्टिकल होगा, इस साइड भी उस साइड भी। तो इस तरह के डिप्रेशन जो हमारी बनते हैं ग्लेशियर में, जनरली माउंटेनियस रीजन में, उसको हम बोलते हैं सर्ग। ठीक है, सर्ग एक तरह से लॉन्ग, नैरो या डीप हमारा डिप्रेशन होता है, जिसकी हेडवर्ड साइड एंड बोथ साइड, हेडवर्ड प्लस बोथ साइड में आपको वर्टिकल रिलीफ देखने को मिलेगा और इस तरह से डिप्रेशन बनते हैं, उसको बोलते हैं सर्क। अब इसी सर्क में आप देखोगे बाद मानो ग्लेशियर विलुप्त हो गए, ख़त्म हो गए, या हमारी समर के सीजन में जब ग्लेशियर नहीं होते हैं तो उस समय यहाँ पे वाटर डिपॉजिट हो जाता है इस सर्क वाली डिप्रेशन वाले एरिया में, क्योंकि गड्ढा है ही तो गड्ढा में वाटर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे टार्न लेक। ठीक है, तो टार्न झील हमारी बनती है या तरन झील बोलते हैं, ये भी हमारी सर्क के ऊपर ही बनती है, ये भी हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म है। तीसरी हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म है हॉर्न। ठीक है, हॉर्न कब बनते हैं, मान लो ये हमारा माउंटेन्स हिल जैसा एरिया है, ये बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक सर्क निकला, ठीक है, यहाँ पर डिप्रेशन ऐसे किया, सर्क निकला, यहाँ से हमारी एक कट के टूट के गिरी, ऐसे निकली, एक मान लो यहाँ से निकली। ठीक है, तो तीनों साइड से एटलीस्ट निकलती है, तो बाद में आपको इस तरह से पिक देखने को मिलते हैं, पिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस साइड से भी निकल गया और इस साइड से भी निकल गया, मान लो यहाँ से भी निकल गया, तो इस तरह से पिक हमें एक देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, आप देखोगे जैसे हमारे हिमालय के रीजन में जो हमारे माउंट एवरेस्ट है या एल्प जो माउंटेन है, अल्प माउंटेन है, वहाँ पे भी जो हाईएस्ट पिक देखोगे वो एक तरह से हॉर्न ही है, क्योंकि जो माउंटेनियस रीजन या ग्लेशियर वाले रीजन में जो पिक बनते हैं वो हमारी हॉर्न ही बनते हैं। ठीक है, तो हमारी माउंट एवरेस्ट या एल्प की हाईएस्ट जो माउंटेन है वो हमारी हॉर्न का एग्जाम्पल है। और हमारा 3 साइड से जो सर्क है बैकवर्ड रिट्रीट करने से हमारी एक नोकीला पिक नुमा जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं हॉर्न। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म है वो हमारी अरीथ है, अरीथ। ठीक है, अरेथ हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारी कैसे बनती है, मान लो ये हमारी लैंड है, ठीक है, ये हमारे भूभाग भाई, इसमें ग्लेशियर लगे हुए हैं, तो एक यहाँ से हमारा जो सर्क है वो इधर से निकल गया और एक हमारा इधर से निकल गया, तो हमारी कैसे बनेगी भू आकृति। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे बन जाएगा, इधर हमारा गड्ढा होगा, इधर गड्ढा होगा। ठीक है, बीच में हमारा यहाँ पे भूभाग हमारे एक तरह डिवाइडर बने रहेंगे। ठीक है, डिवाइडर बने रहेंगे, धीमे धीमे क्या होगा कि इस डिवाइडर भी इरोड होके ये धीमे धीमे पतली होती जाएगी। ठीक है, ये डिवाइडर इधर से भी इरोड होता गया, पतले होता गया, और पतले होने के बाद ये जो गड्ढा है इस तरह से और यहाँ हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ही एक वाल, एक दीवार जैसा आकृति बन जाएगा, जिसके दोनों साइड यहाँ पे क्या होंगे, रिलीफ, बहुत ही वर्टिकल रिलीफ होगी। ठीक है, तो वालनुमा आकृति बन जाती है, ऐसे आप बनाओगे, ये हमारे हॉर्न ऊपर हो गया, इसको बोलेंगे, और यहाँ पे हमारी वालनुमा आकृति हो जाएंगी जो जिगसॉ जैसे होंगे। ठीक है, एक वर्टिकल ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा घुमावदार होगा, जिगसॉ लाइन में होगा, इसको बोलेंगे अरेथ। ठीक है, तो अरेथ हमारा 2 साइड से जो हमारी सर्क है उसके जो डिवाइडर हैं, डिवाइडर जो बनते हैं, डिवाइडर का भी बाद में धीमे धीमे इरोजन होकर जब पतले हो जाते हैं, एक वालनुमा स्ट्रक्चर जो हमारी बनती है उसको बोलते हैं अरेथ। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर हमारी हैंगिंग वैली है, हैंगिंग जैसे कि यहाँ पता चला है लटकती हुई घाटी, तो लटकती हुई घाटी कैसे बनेगी, मान लो ये हमारी वैली है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखना, इमेज मेरे से अच्छे नहीं बनते हैं, तो ये हमारी वैली है और ये हमारे हाईलैंड्स है, ये ऊपर का इलाका है। ठीक है, ये ऊपर का इलाका है, ये हमारी नीचे एक गड्ढा है। ठीक है, गड्ढे में भी आप देखोगे तो ये हमारा एक तरह से ढाल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ढाल होगा, तो ढाल पे, इसी ढाल पे ये हमारा मान लो 50 फीट का गड्ढा है, ये हमारे ऊपर हाईलैंड का इलाका है। तो यहाँ पे आप देखोगे गड्ढे से वाल में भी देखोगे धीमे धीमे इरोजन होते रहेंगे,
और ये हमारा जो वैली की घाटी है वहाँ पे एक इरोजन होके लीनियर एक तरह से यहाँ पे वैली जैसा, यानी कि सब वैली आपको देखने मिलेंगे और जाके ये मेन वैली में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी सब वैली होती है, जो मेन वैली में मिलती है उसी को बोलते हैं हैंगिंग वैली। तो दूर से आप देखोगे तो घाटी में ऐसा लगता है कि एक वैली हमारी है, एक घाटी है वो लटक रही है। तो ये भी हमारी एक इरोजनल हो गई। और ये भी हमारी वैली तो एक तरह से वाइड डिप्रेशन वाली जो एरिया होती है बीचों बीच, जिसमें कि ग्लेशियर फ्लो भी करते हैं। ठीक है, वो हमारी एक तो वैली हो जाती है जो जनरली वी शेप्ड होती है, यू शेप्ड होती है। ठीक है, तो यू शेप्ड हमारी एक वैली हो गई, ये भी हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म हो गए। तो इस तरह से हमारी ग्लेशियर द्वारा इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं। इसको देखो यहाँ पे मैंने इमेज बनाने की कोशिश की है, आप अच्छे से इससे बेटर आप बना पाओगे तो प्लीज़ उसको शेयर कर देना। ठीक है, तो ये हमारी हॉर्न हो गई। एक बैकवर्ड रिट्रीट जब हमारी 3 सर्क होते हैं तो यहाँ पे हॉर्न पिकनुमा बनता है। ये जस्ट मान लो माउंट एवरेस्ट हो गया, हिमालय यदि मान लो है। ठीक है, हिंदी में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ये हमारी वालनुमा स्ट्रक्चर हो गया, ये दोनों साइड यहाँ पे खाई है, ये वालनुमा स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलेंगे अरेत। और ये सर्क हमारी ये डिप्रेशन वाली एरिया हो गया। ठीक है, डिप्रेशन का एरिया हमारी सर्क हो गया। यहाँ से मान लो जो आइस था वो अचानक यहाँ पे वैली में गिर गया। ठीक है, तो सर्क हो गए। और एक तरह हैंगिंग वैली आप बोल दो, ये हमारी वर्टिकल हाइट है, तो यहाँ पे जो ये हमारी वर्टिकल लीनियर इरोजन हो गया, गड्ढे हो गए, इसको बोलेंगे हैंगिंग वैली। ठीक है, हैंगिंग वैली यहाँ पे इस तरह से दिखे हुए हैं। और ये हमारी यू शिफ्ट की वाइड जो हमारी एरिया है डिप्रेशन का, वो हमारी वैली हो गया। तो ये हमारी सारे इरोजनल लैंडफॉर्म हो गए और ये ग्लेशियर द्वारा बनते हैं, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो हमारी आइस के फॉर्म में या स्नोफॉल के रूप में होती है वहाँ पे बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताने बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। और इसके अलावा कोई भी यदि इरोजनल लैंडफॉर्म आपको लगता होगा कि हमें लिखने की ज़रूरत है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म ग्लेशियर द्वारा छूट गए हैं, तो उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा और उसका भी डिस्क्रिप्शन आप हमें दे सकते हैं। उस पॉइंट उसमें क्या हम पॉइंट पे लिख सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे जो नोट्स है उसमें मैं ऐड कर दूँगा। तो प्लीज़ डू कमेंट जो भी आपके दिमाग में आता हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।